हेलो दोस्तों, आरएसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आप जुड़ चुके हैं राइटिंगल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मेरे साथ। गत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आज हमारे 22वें नंबर की क्लास है। अगर पिछली क्लासें आपने नहीं देखी हो तो अभी जाइए और पहले उन क्लासों को आप देख लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी ये क्लास है आपको और अच्छे से समझ में आए। राजस्थान के जितने भी प्रकार के एग्जाम हैं उनमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अपन डिटेल से अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आज की अपनी इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना सेम। सेम की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चरल इन्वेशन मॉडलिंग, ठीक है। किस स्थिति से संबंधित हैं? तो मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया है सेम की समस्या के बारे में। सेम की समस्या, सेम की समस्या क्या होती है? ये सेम की समस्या, इस समस्या के अंदर क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी या जो धरातल होता है वो मिट्टी दलदली हो जाती है। मतलब पानी की अधिकता के कारण मिट्टी दलदली हो जाती है और जो मिट्टी के अंदर जो लवणता की मात्रा होती है, जो लवणीय मिट्टी होती है, वो सतह के ऊपर आ जाती है। तो इसी समस्या को कहते हैं सेम की समस्या। तो सेम किस स्थिति से संबंधित है? पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो जाता है इस सेम की समस्या से। कौन कौन से एरिया में ये सेम की समस्या में देखने को मिलती हैं? ये इंदिरा गांधी नहर जहाँ से निकली हुई है, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जहाँ से निकली हुई है उस एरिया के अंदर सेम की समस्या होती है। लगभग जो अधिक मात्रा में सेम की समस्या है वो कहाँ कहाँ है? गंगानगर, गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, इस एरिया के अंदर सेम की समस्या अधिक मात्रा में है। जो बडोपल हनुमानगढ़ है वो सेम की समस्या के लिए मुख्यतः जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना संबंधित हैं। तो उड़ान योजना के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। राजस्थान के अभी जितने भी एग्जाम चल रहे हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उड़ान योजना से, ठीक है। सीईटी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उड़ान योजना से, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उड़ान योजना का संबंध है। तो जो ये इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है, इनका संबंध है प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन का वितरण, ठीक है। तो उड़ान योजना का संबंध इससे है। कब की ये योजना है? ये योजना है दिसंबर 2021 की, दिसंबर 2021 की ये योजना है, उड़ान योजना है। इसमें महिलाएं जो होती हैं उन्हें प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन ये फ्री के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध है प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन के वितरण से। दिसंबर 2021 की योजना है। जो वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, इसके दिसंबर 2021 में 3 वर्ष पूरे हो गए थे। इसी के उपलक्ष्य में ये योजना चलाई गई है। प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में दिए जाते हैं महिलाओं को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग योजना के तहत बीपीएल परिवारों की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें सहायता राशि कितनी है? ठीक है। तो इस जो ये योजना है सहयोग योजना, इसका दूसरा नाम क्या है? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्यादान योजना कब की है ये? कन्यादान योजना ये है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये 2023 के अंदर प्रारंभ हुई, ठीक है। तो सहयोग योजना इसका दूसरा नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, नाम परिवर्तित किया गया 2023 में। सहयोग योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों के विवाह पर 2 लड़कियों तक को सहायता प्रदान की जाती है। इसमें सहायता राशि कितनी है? जो पहले इसमें सहायता राशि थी वो दी जाती थी 20,000 रुपये, और वर्तमान में कितनी सहायता राशि दी जा रही है? वो है 31,000 रुपये। 31,000 रुपये प्रत्येक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। 2 लड़कियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। 31,000 रुपये दोनों लड़कियों को दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट पढ़े तो अगर लड़की 10वीं पास होती है, 10वीं क्लास पास होती है तो उसे कितने रुपए दिए जाएंगे? उसे दिए जाएंगे 41,000 रुपये। और यही लड़की अगर स्नातक पास हो, स्नातक पास हो तो कितने रुपए दिए जाएंगे? इसे 51,000 रुपये,
ठीक है, तो इसका सही आंसर है 20,000 रुपये और वर्तमान में ये राशि है 31,000 रुपये। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र है कौन सा है, ये है रावलों का मादल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएस प्री में पूछा गया है 2013 के अंदर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोकवाद्य यंत्र जिसकी डोरी में तनाव के लिए पकावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, रावलों का मादल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अब अपन। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो उच्च न्यायालय के बारे में अपन बात करें तो अनुच्छेद जो 214 है, इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। जो अनुच्छेद 217 है, 217 है, इसमें जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके त्यागपत्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, त्याग पत्र के बारे में बताया गया है। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। और जो ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं इन्हें शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो शपथ दिलाने का कार्य करता है। अनुच्छेद जो 226 है उसमें क्या है, रिट जारी करने का अधिकार है, WRIT, रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, जो उच्च न्यायालय होता है उसके रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में है। और अनुच्छेद 231 इसके अंदर क्या है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। तो ठीक है, उच्च न्यायालय के बारे में ये डिटेल आपको दी गई है, ये अनुच्छेद आपको बताए गए हैं। तो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन हेतु फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है। जो युवाएं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनके जो प्रशिक्षण एवं कौशल को बढ़ाने के लिए योजना है फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई, इसका नाम क्या है, श्रेयस योजना। ठीक है, श्रेयस योजना के बारे में आपको पूछे तो कब की है, फरवरी 2019 की है। किसके लिए, युवाओं के प्रशिक्षण के लिए, ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में स्थित है। राजस्थान जो राज्य न्यायिक अकादमी है कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर। जो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसकी जो मुख्य पीठ है वो भी कहाँ स्थित है, जोधपुर के अंदर। और जो खंडपीठ है इसकी वो कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर। जो राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी है में स्थित है, कहाँ स्थित है, जोधपुर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, सन 2001 के अंदर। ठीक है, और राजस्थान जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1949 को। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना, जयपुर के अंदर की गई थी। पहले जयपुर में किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, जो मानसिंह है जयपुर के राजा, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। 1958 में इसको कहाँ शिफ्ट किया गया था, जोधपुर के अंदर। और 1977 में इसकी पीठ कहाँ स्थापित की गई थी, खंडपीठ जयपुर के अंदर। ठीक है, ये सारी डिटेल उच्च न्यायालय के बारे में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी। तो सिरोही राज्य ऐसा राज्य था जिसने अंग्रेजों के साथ अंतिम संधि की थी, मतलब अंतिम ऐसा राज्य था जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कब की थी, 1923 ईस्वी के अंदर। और तब सिरोही का शासक कौन थे, शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि की थी 1823 में। सिरोही ऐसा राज्य था, मतलब अंतिम राज्य था राजस्थान का, अंतिम राज्य। भारत आज़ाद हुआ उससे पहले जो राजस्थान, अभी वर्तमान में राजस्थान जिस स्वरूप में इसे कंप्लीट राजस्थान सभी जिलों को मिलाकर अपन राज्य कहते हैं, लेकिन आज़ादी से पहले जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उन्हें राज्य कहा जाता था। ठीक है, तो अंतिम ऐसा राज्य था सिरोही जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। कब, 1823 में। शासक कौन थे, शिव सिंह। और पहला कौन था, सर्वप्रथम भरतपुर के राजा जो थे रणजीत सिंह। इन्होंने 1803 के अंदर जो लॉर्ड वेलेस्ली थे,
उनके साथ सहायक संधि की थी। सहायक संधि की थी। सहायक संधि की थी सितंबर 1803 में। सितंबर 1803 में सबसे पहले भरतपुर ने की थी और सबसे अंत में की थी सिरोही ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन है? ये जो कैलाश नाथ वांचू हैं, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर, और सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले जो न्यायाधीश हैं उनका नाम है कैलाश नाथ वांचू। ठीक है, जो पहले न्यायाधीश थे उनका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। कथन है ये, क्या ये सही है? इसका कारण है, दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा है कि जो मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे, वो थे कमलकांत वर्मा। अगर आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया है तो बहुत बढ़िया, कल की क्लास में आप सभी का जिसने भी जवाब दिया है उनका नाम लिया जाएगा, देखिए कौन कौन करेक्ट आंसर देता है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है। क्या पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है? जी नहीं, पूर्वी मैदान जो है उसमें कैसी मिट्टी पाई जाती है? पूर्वी मैदान में पाई जाती है रेतीली कचारी मिट्टी। ठीक है, कचारी जो मिट्टी है ये पूर्वी मैदान में पाई जाती है। इसके अलावा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो मध्यम काली मिट्टी है, मध्यम काली मिट्टी, ये पूर्वी मैदान में पाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान के पूर्वी मैदान में दोमट और बंजर मिट्टी पाई जाती है, ये गलत है, कथन ही गलत है इसका। ठीक है, एक बार अपन कारण को देखें तो दोमट मिट्टी संगठित एवं बारीक छिद्रों वाली होती है, ये एकदम सही है। दोमट मिट्टी जो होती है संगठित और बारीक छिद्रों वाली होती है, तो इसमें कथन गलत है जबकि कारण सही है। कौन सा ऑप्शन है? कथन गलत है लेकिन कारण सही है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। ठीक है, एक बात और बता देते हैं, जो हाड़ौती प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। ये भी बारीक मिट्टी होती है, जब ये गीली होती है तो फूल जाती है, और जब सूख जाती है, मतलब गीली मिट्टी होती है तो फूल जाती है, और जब ये सूख जाती है तो मतलब एकदम पतली हो जाती है, कड़क हो जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ये काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? मैंने अभी आपको बताया भरतपुर। कौन थे यहाँ के शासक? रणजीत सिंह शासक थे। कब की? 1803 में, सितंबर 1803 में इन्होंने अंग्रेजों से, लॉर्ड जो वेलेजली थे उनसे संधि की थी भरतपुर में, सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि। भरतपुर के बाद किसने संधि की थी अंग्रेजों से? जो अलवर जो रियासत थी उसने अंग्रेजों से संधि की थी। कब की थी? नवंबर 1803 में। नवंबर 1803 के अंदर फिर अलवर ने की थी। भरतपुर की संधि छोटी संधि थी अलवर ने, जबकि विस्तृत रूप से संधि की थी अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों जो भरतपुर की संधि थी 1803 में एक बार हो गई, इसके बाद 1805 में भरतपुर ने दोबारा संधि की थी अंग्रेजों के साथ। याद रखना है आप सभी को ये सारी बातें। तो क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है प्रथम राज्य कौन सा है? भरतपुर। नेक्स्ट है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब आरंभ की गई? अभी अपन ने उड़ान योजना के बारे में पढ़ा है, इंदिरा महिला जो उड़ान योजना है उसके बारे में पढ़ा है। कब की है वो है 2021, दिसंबर 2021 की योजना है वो उड़ान योजना। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन की योजना है। इसके अलावा दूसरी योजना है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन जो योजना है, ये कब की है? सन 2019 की है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है 2022 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महिला के जो उत्थान होता है, महिला के किसी भी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, मतलब महिला को कोई भी वो उद्यम व्यापार करना चाहे तो उसमें प्रोत्साहन के लिए योजनाएं 2019 में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो आपको याद रखना है कि दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ कोटा जो रियासत थी उसने संधि की थी दिसंबर 1817 में। इस समय कोटा के शासक थे उम्मेद सिंह फर्स्ट। ठीक है, डिटेल आपको याद रखनी है। घुरालियो क्या है? तो घुरालियो कौन सा वाद्य यंत्र है? घुरालियो को तत्वाद्य यंत्र कहा जाता है।
तत् वाद्य यंत्र है, तो कालबेलियो का ये वाद्य यंत्र ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। घुरालियो क्या है? कालबेलियो का वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? तत् वाद्य यंत्र। घुरालियो के अंदर 4 तार होते हैं, 4 तार लगे होते हैं, इसी के माध्यम से घुरालियों को बजाया जाता है, इसलिए इसे चौतारा भी कहा जाता है, चौतारा। अगर आपने पिछली क्लासें देखी है तो मैंने आपको बताया है वाद्य यंत्र में, तत् वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया था, उसमें घुरालियो या चौतारा के बारे में भी बताया था डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पीएच परासारीय मृदा की सूचक है? तो जो पीएच स्केल होता है, ये मान लीजिए आप पीएच स्केल 7, इसमें मीडियम पॉइंट होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है। जो 7 होता है वो उदासीन होता है। अब जब 7 से नीचे की ओर बढ़ते हैं अपन 6, 5, 4, 3, 2, 1 की तरफ, तो ये जो स्केल होता है पीएच स्केल, इसमें ये मान बताता है अम्लीय मान, इधर होता है अम्ल, और इस साइड 7 से अधिक अगर अपन बढ़ जाते हैं तो ये होता है क्षारीय मान बताता है, ये अम्लीय होता है, इधर की साइड क्षारीय होता है। तो पीएच परासारीय मृदा की सूचक है, तो सार कौन है? 7 से ऊपर, 7 पे उदासीन है और 7 से इधर आगे बढ़ेंगे तो ये सारी मृदा को बताएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 7 से ऊपर, 7 उदासीन पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। अम्लीय मृदा के बारे में आपको पूछे तो 7 से कम कौन सी होगी? अम्लीय मृदा। नेक्स्ट है, जयपुर के किस कछवा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? जो महाराजा जगत सिंह सेकंड है, उन्होंने कब अंग्रेजों से संधि की थी? 1818 के अंदर, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी महाराजा जगत सिंह सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई थी? तो अपन संधियों के बारे में पढ़ रहे हैं आज। 1857 के जो पहले का राजस्थान, उसके बारे में, किसने कब अंग्रेजों से संधि की थी उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो 1817-18 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की गई थी? वो है करौली, कोटा और किशनगढ़। करौली, कोटा, किशनगढ़। करौली के कौन से शासक थे? जो हरपाल बख्श, ये इनका नाम है करौली के शासक का, उन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। कोटा के कौन है? उम्मेद सिंह, हरपाल बख्श सिंह, उम्मेद सिंह, ये कोटा के थे। और किशनगढ़ के थे, किशनगढ़ शासक थे, कौन थे? कल्याण सिंह, किशनगढ़ के थे कल्याण सिंह, ठीक है। किशनगढ़ के थे कल्याण सिंह, कोटा के थे उम्मेद सिंह, और करौली के थे शायद हरपाल बख्श सिंह ऐसे, या हरपाल बख्श सिंह ऐसे कुछ नाम था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको कल की क्लास में क्लियर कर देंगे क्या नाम था इनका, लेकिन लगभग यही था, ठीक है। तो करौली, कोटा, किशनगढ़, इन्होंने 1817-18 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो सुल्तान खां है, इन्हें क्या कहा जाता है? सुल्तान खां का दूसरा नाम है सारंगी का सुल्तान खां, ठीक है। सारंगी के ये प्रमुख वादक थे, सुल्तान खां और राम नारायण, ठीक है। सारंगी कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र है सारंगी। सारंगी के अलबेले सुल्तान थे, कौन? सुल्तान खां, ठीक है। सुल्तान खां, राम नारायण के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित हैं? अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 233 से 237 तक, ये सारे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनसे संबंधित हैं। अधीनस्थ न्यायालय कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 237। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कितनी राशि का ऋण प्रदान किया जाता है? जो भी विशेष योग्यजन है या बीपीएल श्रेणी के जो लोग हैं, विशेष योग्यजन या जो विकलांग व्यक्ति हैं उन्हें विशेष योग्यजन कहा जाता है। तो कितनी राशि का ऋण उन्हें प्रदान किया जाता है? 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। शर्त क्या है इसके लिए? शर्त ये है कि उनकी जो वार्षिक आय है, परिवार की वार्षिक आय, ये कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से कम होनी चाहिए। 2 लाख से कम होनी चाहिए परिवार की वार्षिक आय। उन्हें मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।
नेक्स्ट है राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है। कुबड़ पट्टी आप सभी को पता होगा, राजस्थान में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जो नागौर और अजमेर का क्षेत्र है उसके अंदर कुबड़ पट्टी पाई जाती है। इस एरिया में जो लोग रहने वाले होते हैं उन्हें जो फ्लोराइड की समस्या है उससे प्रभावित होना पड़ता है। फ्लोराइड की समस्या उन लोगों में पाई जाती है, इसी के कारण उनकी जो कमर होती है वो झुक जाती है, ठीक है। और इसी समस्या को क्या कहा जाता है, फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहा जाता है। जो कुबड़ पट्टी होती है फ्लोराइड की समस्या से होता है, पानी की समस्या से, पानी में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से ये समस्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सुमेलित कीजिए लोकवाद्य यंत्र और प्रख्यात जो कलाकार हैं वो। तो भपंग के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं या भपंग के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं जहूर खां मेवाती, ठीक है। भपंग वादक जहूर खां मेवाती। इसके बाद अपन नड़ की बात करें, जो नड़ जो वाद्य यंत्र है इसके बारे में कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कर्णाभील है वो प्रमुख नड़ वादक हैं। अलगोजा की जो प्रमुख वादक हैं वो कौन है, अलगोजा के प्रमुख वादक है रामनाथ चौधरी। और जो खड़ताल के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं वो है सदीक खां मांगणियार, ठीक है। तो ऑप्शन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 1। भपंग जहूर खां, नड़ कर्णाभील, अलगोजा रामनाथ चौधरी, खड़ताल जादूगर सदीक खां मांगणियार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा लीजिए। कोई से एग्जाम में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD इनमें से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। याद कर लेने, आपको लिख लेने। नेक्स्ट है राजस्थान के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, अब डिटेल से देख लेते हैं क्या है उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी। तो है संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ये 213 में नहीं है, 214 है। अनुच्छेद 214 के अंदर है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 231 में है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। तो ये इसमें गलत है, असुमेलित है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये तो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने का अधिकार है। ये भी एकदम सही है, अनुच्छेद 226 के तहत ही उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। चौथा है, भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, अनुच्छेद 231 के तहत। तो इनमें कौन सा भिन्न प्रतीत हो रहा है, ये अनुच्छेद 213 वाला, ठीक है। अनुच्छेद 214 के अंदर है ये सारी डिटेल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा लिथोसोल्स भी कहलाती है। इंपॉर्टेंट, आप लगा लीजिए। लिथोसोल्स मिट्टी किसे कहा जाता है, अपरिपक्व मिट्टी भी इसे कहा जाता है, अपरिपक्व मिट्टी लिथोसोल्स के नाम से भी जाना जाता है इसे। कौन सी मिट्टी कहा जाता है, जो पर्वतों के अंदर पाई जाती है, पर्वतीय जो मृदा है उसे लिथोसोल्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पहले सुना नहीं होगा लिथोसोल्स के बारे में, लेकिन एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। पिछला जो एग्ज़ाम है उसके अंदर, मतलब पिछले जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन सबके ध्यान में रखा जा रहा है। लिथोसोल्स किस मिट्टी को कहा जाता है, जो पर्वतीय मिट्टी होती है उसे लिथोसोल्स कहा जाता है। अपरिपक्व मिट्टी भी इसे कहा जाता है। जो कौन सा, हाड़ौती जो क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र और उदयपुर इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके अंदर लिथोसोल्स मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो कामड़ जाति के लोगों के लिए जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तंदूरा वाद्य यंत्र, ये कामड़ जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र है, ये घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है तंदूरा, कामड़ जाति के लोगों द्वारा बजाया जाता है। पहले बहुत बार अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। घन वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं घन वाद्य यंत्र, ठीक है। सुसीर जो फूंक से बजाए जाते हैं, अवनद जिनमें चमड़ा जिन वाद्य यंत्रों में लगा होता है अवनद वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तत् जो तार से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास में इतने ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो सीरीज अपन ने चला रखी है उससे आप निरंतर जुड़े हुए होंगे, हर क्लास आप देख रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप सोचिए एक बार कि पिछली एग्ज़ाम में वो पूछे गए हैं, आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनमें से ही आपस में बार बार पूछे जाते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कभी ऑप्शन से क्वेश्चन बना लेता है वो, लेकिन क्वेश्चन ये कि यही रहते हैं, कुछ भी नया इनमें नहीं आता है।
अगर आपने ये सीरीज़ अच्छे से देख ली, सारे क्वेश्चन को आप नोट करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी असफल नहीं होने वाले अगर ये इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े हैं और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो पिछली परीक्षाओं में जो आए हुए हैं, उनको आप अच्छे से याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उनका हाथों हाथ रिविज़न कर रहे हैं और क्लास से रेगुलर जुड़ रहे हैं, तो मतलब पूरी संभावना कि आप किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आप फाइट कर लेंगे और सरकारी नौकरी लग जाएंगे। इनके साथ साथ आप उम्मीद करता हूँ कि आप और भी सारी क्लासें देख रहे होंगे और अच्छे से जो सेल्फ़ स्टडी है वो भी कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे तैयारी करते रहे निरंतर रूप से, एक बात ये है कि अगर आप कभी भी स्टडी करते हैं तो अपनी जो तैयारी है उसको बीच में ड्रॉप मत कीजिए, कभी भी मत छोड़िए। एग्ज़ाम हो जाता है तो अगर उतनी ज़्यादा तैयारी आप नहीं कर पाते तो नॉर्मल थोड़ी बहुत तैयारी आपको जारी रखनी चाहिए हमेशा, चाहे एग्ज़ाम आपको सामने दिखे चाहे बहुत दूर दिखे, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन तैयारी आपकी रेगुलर रहनी चाहिए जब तक आपको आपका टारगेट नहीं मिल जाता। थोड़ी थोड़ी करके ही आप तैयारी करते रहिए ताकि पढ़ाई से दूर नहीं हो। अगर एक बार आप 1-2 महीने के लिए भी पढ़ाई से दूर हो जाएंगे तो वापस कम बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा आपको सुझाव है, सलाह है कि तैयारी से रेगुलर जुड़े रहिए और जो भी हम क्लासें डालते हैं उनसे रेगुलर जुड़े रहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।